हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों ज़रूरी है। शुरू करते हैं। इसमें पहले ओवरव्यू है पूरा। ओवरव्यू में इसमें यही है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है, फीचर्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। कुछ यही है पूरा इसमें ओवरव्यू में। इसमें ओवरव्यू ये है, इसमें मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसका शॉर्ट है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर। फर्स्ट आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत गवर्नमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट्स दो पार्ट्स में होते हैं। एक तो होते हैं डेमोक्रेटिक, एक होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स है जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। उसमें आता है चाइल्ड, पोलैंड, घना, जो डेमोक्रेसी कहा जाता है जिन कंट्रीज़ को, that were described as democracies। ठीक है, इनमें आपने नोटिस किया इन सब कंट्रीज़ में ऐसी क्या चीज़ है जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से डिफ्रेंशिएट करती है या डिस्टिंग्विश करती है। उसमें से एक चीज़ है डेमोक्रेसी, जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से डिस्टिंग्विश करती है। इधर आता है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। इसमें कन्वर्सेशन है मैरी और उसकी टीचर के बीच में। मैरी को वे अच्छा नहीं लगता पढ़ाने का कि कुछ वे अच्छा नहीं लगता पढ़ाने का, इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है बेसिक। उनकी टीचर है मैटिल्डा लिंगडो। मैरी पूछती है कि मैम मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि पहले आप पूरा पूरा एग्जांपल्स दे रहे हो कंट्रीज़ वगैरह के, फिर हम डेफिनेशन ढूंढे। क्यों ना पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़े डेमोक्रेसी की, फिर हम एग्जांपल्स के बारे में पढ़े। ये रहा इट इन द अदर वे राउंड। उनकी टीचर कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, पर क्या हम इसे एवरीडे लाइफ में ऐसे करते हैं। मतलब जैसे पेन है तो पेन की हम पहले डेफिनेशन जानेंगे या पहले उसे यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम पहले उसे यूज़ करेंगे ना हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे। फिर आता है मैरी बोलती है तो फिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्या है। उनकी क्लास टीचर कहती है कि हमें डेफिनेशन जब चाहिए जब हमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश करना हो। जैसे कि हमें रेन से जब ड्रिजल, क्लाउड बर्स्ट, इन सब से जब डिस्टिंग्विश करना होता है तब हमें उसकी डेफिनेशन चाहिए होती है। ये डेमोक्रेसी पे है कि जब हमें एक गवर्नमेंट को दूसरे गवर्नमेंट से डिस्टिंग्विश करना हो तब हमें उसकी डेफिनेशन चाहिए होती है, क्योंकि लोग उसको अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और सारे गवर्नमेंट्स अपने आप को क्या डेमोक्रेटिक बुलवाना चाहते हैं। इसके लिए डेमोक्रेसी की हमें डेफिनेशन चाहिए होती है। तो उसी क्लास के दूसरा क्लासमेट कहता है कि तो फिर मैम हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्या, मतलब उसमें वर्क करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, इस गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए होती है। डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो बोलता है कि हम मेघालय में खुद ही रूल करते हैं, मतलब वो मेघालय में हो रही होगी बात, मेघालय में की बात चल रही होगी, तो वो कहता है कि हम मेघालय में खुद ही रूल करते हैं और ये सबको एक्सेप्ट है और कोई भी चेंज नहीं चाहता, तो हमें चेंज करनी ही क्यों है डेफिनेशन। तो उनकी क्लास टीचर कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, ये भी डेफिनेशन अच्छी है, पर ये बेस्ट वे नहीं है उसको डिस्क्राइब करने का। डेमोक्रेसी को हमें हर कोई चीज़ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए ताकि मतलब वो फेमस हो या उसे सबने एक्सेप्ट किया हो, इसलिए हमें कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो उसी क्लास का दूसरा क्लासमेट कहता है मैम हमें डेफिनेशन देखने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होगा रूल बाय द पीपल।
ये करेक्ट मीनिंग है तो हम इतना क्यों डिबेट कर रहे हैं। तो उनकी क्लास टीचर कहती हैं कि हाँ ये भी अच्छा वे है समझने का, पर ये हमेशा वर्क नहीं करता है। जो वर्ड होता है ना वो अपने ओरिजिन में नहीं रहता है, डज़ नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। मतलब कि जो वर्ड है उसका मीनिंग वही नहीं रह जाता। जैसे कि कंप्यूटर मेनली तो कैलकुलेटिंग के लिए बना था, मतलब सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल सम्स। पर आजकल क्या कोई ना उससे कंप्यूटर को कैलकुलेटर के रूप में यूज़ करता है? नहीं। मोस्टली लोग उससे सिंगिंग के लिए, फिल्म्स के लिए यूज़ करते हैं, म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं, फिल्म्स राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पर आजकल जो कैलकुलेटिंग का यूज़ इसके बहुत कम होता है। कैलकुलेटिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ बहुत कम होता है। वर्ड वही रहा पर उसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले कंप्यूटर कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ होता था, अब कंप्यूटर राइटिंग, फिल्म्स देखने के लिए यूज़ होता है। इस केस में हमें उस वर्ड का ओरिजिन ना जान के उसका मीनिंग जानना चाहिए। तो मैरी कहती है कि मैम मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें उसका मीनिंग ही जानना पड़ेगा और उसकी एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। यही था इनकी पूरी कन्वर्सेशन, यही होती है। फिर आता है अ सिंपल डेफिनेशन। हम डेमोक्रेसी का शुरू कर रहे हैं चैप्टर, डेमोक्रेसी के बारे में जानने के लिए। तो हम उसका एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेमोक्रेसी, ये डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स होता है वो किसके थ्रू इलेक्ट होता है? पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू इलेक्ट होते हैं। यही हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डेफिनेशन हमें अलाउ करेगी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करने में। इसमें है एक कंट्री का एग्जांपल है म्यांमार का। म्यांमार में जो लोग होते हैं, आर्मी रूलर्स होते हैं म्यांमार के, वो ही आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। वो ही रूलर्स बनते हैं पर वो पीपल के थ्रू इलेक्ट नहीं होते हैं। जो भी कंट्रोल करता है आर्मी को, जो लीडर होता है आर्मी का, वही रूलर बनता है म्यांमार का, कंट्री का। मतलब लोगों को कोई चॉइस नहीं होती है इलेक्ट करने की। मतलब ये क्या है? डेमोक्रेटिक नहीं है कंट्री। इसमें एक और एग्जांपल है फिनोशेट का कि इसमें जो डिक्टेटर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते हैं लोगों के थ्रू। और यही मोनार्कीज़ में भी होता है, मोनार्कीज़ वगैरह लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं होते हैं। इसमें है नेपाल का और सऊदी अरेबिया का एग्जांपल है कि सऊदी अरेबिया और नेपाल में जो किंग होते हैं वो इसमें नहीं है, मतलब वो लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं होते। वो इसलिए बनते हैं रूलर बिकॉज वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए, उन्हें प्रिविलेजेस है बाय बर्थ। ठीक है, यही सिंपल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो एडिक्वेट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। वो हमें क्या, डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल्स रूल। हमें ये रिमाइंड करवाता है कि लोगों का रूल है। अगर हम इसे अनथिंकिंग मैनर में देखें, मतलब दूसरे वे में देखें, तो फिर हमें ना सब जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन हेल्ड करते हैं वो सबको हम तो कहेंगे कि वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेटिक है ही नहीं। इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन हमें ईजी, मतलब ध्यान से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। नीड टू बी केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। मतलब जो डेमोक्रेटिक है और जो बनना चाहता है, जो टाइटल लेना चाहता है डेमोक्रेसी का, बनना नहीं टाइटल लेना चाहता है। हर कोई गवर्नमेंट चाहता है कि उन्हें डेमोक्रेटिक है, इसलिए जो टाइटल लेना चाहता है और जो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, अब आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने किस सिंपल डेफिनेशन से शुरू किया था इस चैप्टर को? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यही किया था इस सिंपल डेफिनेशन से शुरू। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि रूलर्स कौन होंगे, इलेक्शन कौन है, मतलब किस टाइप का इलेक्शन होगा, किस टाइप के पीपल होंगे, कौन से लोग होंगे जो इसको इलेक्ट करेंगे रूलर्स को, किस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी,
ये सब क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। तो हम इस क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल्स। फर्स्ट आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसमें पाकिस्तान का एग्जांपल है। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो मिलिट्री कूप करते थे 1999 में, मतलब वो लीड करते थे, मिलिट्री के लीडर थे। उन्होंने ओवरथ्रू कर लिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को, मतलब जो गवर्नमेंट जो लोगों के थ्रू इलेक्ट था उसे ओवरथ्रू कर दिया और ख़ुद बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंट को ओवरथ्रू करके प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने क्या किया, ग्रांट किया था, दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। 5 ईयर एक्सटेंशन मतलब 5 साल के बाद इलेक्शन जो होते हैं, 5 ईयर प्लान्स जो हम इंडिया में भी होता है, 5 साल के बाद प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और जो थे ना, वो उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम था वो किस पे बेस्ड था, पूरा फ्रॉड और मैल प्रैक्टिस पे बेस्ड था। मतलब कि 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम बुलाई थी, मतलब 2002 में वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने रेफरेंडम बुलाई और उन्होंने क्या ग्रांट किया, 5 एक्सटेंशन ग्रांट किया था 5 साल तक बनने के लिए। 5 साल तक बनते हैं जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। जो अगस्त में उन्होंने 2002 अगस्त में क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कोई भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकता था। मतलब नेशनल प्रोविंशियल असेंबली को तोड़ भी, मतलब बाहर भी बंद भी कर सकता था, डिसमिस कर सकता था। और जो सिविलियन कैबिनेट होते थे का वर्क जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू होता है, वो किसको दे दिया प्रेसिडेंट ने, मिलिट्री ऑफिसर्स को। इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस तो ज़रूर हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी बने, पर उनके पास ना के बराबर पावर्स थी। और फाइनल पावर्स किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास थी। मतलब इतने सारे रीजन्स है जो पाकिस्तान जो जनरल मुशर्रफ के अंडर है, उसको क्यों नहीं हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट किया नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को, पर जो इलेक्ट हुए थे रिप्रेजेंटेटिव वो रूलर्स नहीं थे, आर नॉट द रियली द रूलर्स। मतलब वो ना कोई फाइनल डिसीजन ले सकते थे, उनके पास ना के बराबर, तो प्रेसिडेंट वगैरह से कंपेयर करें तो ना के बराबर तो पावर थी, तो वो रियल रूलर्स नहीं थे। जो फाइनल डिसीजन जो ले सकते थे वो कौन थे, आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ थे। और कोई भी ना जनरल मुशर्रफ और ना आर्मी ऑफिशियल्स लोगों के थ्रू इलेक्ट हुए थे। मतलब ये क्या है, एक टाइप का डेमोक्रेसी ना होके एक डिक्टेटरशिप या मुनाकीज़ का रूल है। क्योंकि हमने ना डेमोक्रेसी में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स इसमें कौन थे, जनरल मुशर्रफ था, और वो लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं था। तो हमें अपना एक फर्स्ट फीचर क्या मिला कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल डिसीजन जो पावर लेता है, फाइनल डिसीजन जैसे प्रेसिडेंट जो फाइनल डिसीजन लेता है कंट्री का, वो किसके थ्रू इलेक्ट होना चाहिए, वो पीपल के, लोगों के थ्रू इलेक्ट होना चाहिए। अब आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन वो जो इलेक्शन में होते हैं कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। इसमें चाइना के एग्जांपल हैं। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं 5 ईयर्स के बाद, और उनकी वहाँ पे एक ही पार्टी थी, वो कौन सी थी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी। ये चाइना में जो भी लिखा हुआ है, मतलब इनमें से ही प्रेसिडेंट बनता था। उनमें जैसे हमारे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, उनमें से ही एक जना बनता था मेन लीडर, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते थे, वैसे इसमें से ही प्रेसिडेंट बनते थे। तो सिर्फ एक ही पार्टी थी। हमारे इधर बहुत सारी चॉइसेस होती है पार्टीज़ की कि आपको किसको वोट करना है, इधर सिर्फ एक ही पार्टी थी।
उसमें 3000 मेंबर्स थे जो इलेक्ट हुए थे ऑल ओवर चाइना में। जो कुछ मेंबर्स थे जो इलेक्ट हुए थे बाय द आर्मी के थ्रू, आर्मी में से हुए थे। बिफोर कॉन्टेस्टिंग अ इलेक्शन, मतलब कि जो भी लीडर कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन को, उसको पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का क्या चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था। मतलब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैंडिडेट बनना होता था पहले, फिर ही वो कर सकते थे वोट, मतलब इलेक्शन हेल्ड कर सकते थे या कॉन्टेस्ट कर सकते थे इलेक्शंस में। जो गवर्नमेंट होते थे हमेशा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में से ही बनते थे। अब इसमें आप नोटिस करो, एक ही पार्टी, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली लोगों को इसमें ही देना पड़ता था इनको वोट, और बची भी कोई पार्टी ही नहीं है जिनको देना पड़े। और कोई भी इलेक्शन हेल्ड करे उसको पहले तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का बनना पड़ता था कंटेस्टेंट। इसमें फिर नेक्स्ट आता एग्जाम्पल मेक्सिको का है। मेक्सिको में जब मेक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था 1930 से लेके 2000 तक सारे इलेक्शंस एक ही पार्टी जीत रही थी। वो कौन सी थी, PRI। ना मेक्सिको कोई है ना मिलिट्री रूल में था, ना डिक्टेटर्स रूल के अंडर था, फिर भी एक ही पार्टी जीत रही थी 2000 तक। वो कौन सी थी, PRI, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसका उल्टा कर लेंगे ना, IRP, मतलब ये आ जाएगा। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करती थी, वो भी करती थी, पर कभी जीत नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि जो PRI है वो बहुत से डर्टी ट्रिक्स अपनाते थे जीतने के लिए इलेक्शंस। जो भी एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट ऑफिसेस को, उनके लिए नेसेसरी था, कंपल्सरी था PRI की मीटिंग्स अटेंड करना। और जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो फोर्स करते थे PRI के लिए वोट करने के लिए, पेरेंट्स को फोर्स करते थे PRI को वोट करने के लिए। और जो मीडिया थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी मीडिया भी क्या करती थी, वो इग्नोर करती थी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इग्नोर करती थी उनकी एक्टिविटीज़। मतलब अपोजिशन पार्टीज़ जो अच्छे काम कर रहे हैं उन सबको इग्नोर करती थी, बस उनको तंग करने का काम करती थी। अब कभी कभार क्या होता था, जैसे कि ना कोई मोहल्ला है, वहाँ पे सब है ना अपोजिशन, मतलब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, PRI को नहीं देते। तो वहाँ से क्या होता है, एक जो पोलिंग बूथ होता है ना, लास्ट टाइम पे वोटिंग के टाइम पे शिफ्ट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाता है, जिससे क्या होता है उस जगह के लोग ना वहाँ से वोट नहीं दे पाते और PRI जीत जाती है। यही है कि समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, that made it difficult for people to cast their vote। और जो PRI था वो अपना लार्ज सम मनी, मतलब ज़्यादा अमाउंट मनी अपने कैंपेन में खर्च करता था। तो हम क्या जो एग्जांपल्स देखे हमने चाइना और मेक्सिको के, क्या हम उन्हें कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री? नॉट एट ऑल। जितने भी एग्जांपल्स थे, जैसे कि उसमें था चाइना में कौन सा था, एक ही पार्टी होती थी। इन चाइना इलेक्शंस ज़रूर होते थे पर लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती थी। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी। उनको ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी को, क्योंकि एक ही पार्टी है और कोई पार्टी ही नहीं होती, तो फिर एक ही पार्टी को चूज़ करना। जैसे इंडिया में एक ही पार्टी होती है तो फिर हमें एक ही पार्टी को देना पड़ेगा, मतलब अगर नहीं देना चाहे फिर भी, अगर इंडिया में हो तो इमेजिन करो। हमारे इंडिया में बहुत सारी चॉइसेस होती है, कांग्रेस होता है, BJP होते हैं, जिसको देना है वो वोट दे सकता है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं थी। मैक्सिको एग्जाम्पल में ना लोगों के पास ऐसे चॉइस थी पर रियल में चॉइस नहीं थी। मतलब PRI इनडायरेक्टली PRI जीत रहा था, क्योंकि हर पार्टी के पास 50% चांसेस होते हैं जीतने के और 50% चांसेस होते हैं हारने के, पर इधर ना चाह के भी PRI ही जीत रहा था। देयर वॉज नो रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। कोई रूलिंग पार्टी, कोई वे ही नहीं था कि रूलिंग पार्टी डिफीट हो जाए, पीपल अगर लोग उसके अगेंस्ट भी जाए तो, क्योंकि ये फेयर इलेक्शंस थे ही नहीं। तो हम अपने सेकंड फीचर पे पहुंचते हैं, वो है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए जिसमें जो पावर में है उसको फेयर चांस ऑफ लूज, मतलब 50% जीतने की हो और 50% हारने की चांसेस हो। इसमें यही है, इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। रियल चॉइस होनी चाहिए, चॉइस
सही चॉइस होनी चाहिए कि पॉलिटिकल में हम किसको, पॉलिटिक्स में किसको हम वोट दें। पॉसिबल फॉर पीपल यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। और जो लोग हैं ना, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग रूलर्स, मतलब जो रूलर है अभी, उनको हटा सके। इतने राइट्स होने चाहिए लोगों के पास। जैसे कि ना मैक्सिको में PRI थी, लोगों के पास राइट्स ही नहीं थे हटाने के गवर्नमेंट को। अब आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये पढ़ लेते हैं जो प्रीवियस चैप्टर में हमने, ये प्रीवियस चैप्टर का हमारे थे ही। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ बी एक्सेप्टेड। और मतलब कि एक पर्सन होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए, उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू ही नहीं है। इसमें कुछ कंट्रीज है जिसमें ये सब नहीं होता है, मतलब ये डिनाइल करते इक्वल राइट टू वोट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सबको इक्वल राइट्स है वोट करने के। सऊदी अरेबिया में विमेंस को राइट ही नहीं है वोट करने के, जबकि क्या है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, विमेंस को है ही नहीं। एस्टोनिया में क्या है, सिटीजनशिप है कि ऐसी बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब एस्टोनिया में जो रशियन कम्युनिटी होती थी वो बहुत मुश्किल से वोट दे पाती थी, जो रशिया वाले हैं जो एस्टोनिया में बसे हुए। फिजी में क्या होता था, जो इलेक्टोरल सिस्टम होता था ना, कि जो इंडियन फिजियन होते थे, जो इंडिया वाले जो उधर बसे हुए फिजी में, वो वोट उनकी फिजी लोगों की ज़्यादा वैल्यू होती थी। इंडिया वाले वोट तो देते थे पर उनकी कम वैल्यू होती थी एज़ कम्पेयर टू फिजियन, जो फिजी वाले उधर वोट देते थे। डेमोक्रेसी जो होते हैं ना, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए वोट करने की डेमोक्रेसी में, और सबकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारा थर्ड फीचर क्या निकलता है डेमोक्रेसी का, कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। हर जो भी सिटीज़न है उसको एक वोट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं वो 2 वोट दे सकता है एक साथ। एक ही वोट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सबकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए सबके वोट की। यही था। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट। ये हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट वीडियो का, उसमें ये इतना पढ़ लेंगे, पूरा आ जाएगा, फीचर्स आ जाएंगे सारे, समरी डेफिनेशन है, वाई डेमोक्रेसी क्यों है, ये सब आ जाएगा। और क्या है इसमें, बस हमारी ये बचा है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ बस इतना बचा है, वो हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।